एक और बहुत महत्व का ऐसा टॉपिक जो कि एमसीक्यूज ऑफ मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम फॉर एमएससी सेमेस्टर 1 401 के पेपर में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है उसके लिए आज आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आगामी जो एग्ज़ामिनेशन है ऑनलाइन या ऑफलाइन एमसीक्यूज मेथड से लेने वाली परीक्षा है उसके लिए ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत महत्व के ऐसे एमसीक्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, प्रयास करता हूँ एक्सप्लेन करने का। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज मोस्ट आईएमपी और पार्ट 6 के रूप में ये वीडियो। दोस्तों, आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कॉम्प्लेक्सिस विच अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन विथ T1/2 ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड। दोस्तों, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो अगर उसका अर्ध आयुष्य समय यानी कि T1/2 ग्रेटर देन 1 रहता है, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा समय लेता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में, तो उस तरह के जो कॉम्प्लेक्सिस है उसको हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? इज इट लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जिसका T1/2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ी हिंट देना चाहूँगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्सिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और अगर वो पूरा रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 1 मिनट और 25 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ख़त्म हो जाती है, यानी कि 1 मिनट से कम समय लेता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिस लेबाइल कॉम्प्लेक्सिस हम इसको बोलते हैं। और 1 मिनट से ज़्यादा जिसका T1/2 या 1 मिनट से ज़्यादा समय लेता है वो सारे कॉम्प्लेक्सिस जो है उसको हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सिस बोलते हैं। यानी कि काइनेटिकली ये दो वर्ड है, लेबाइल एंड इनर्ट, बोथ द टर्म्स आर काइनेटिक टर्म्स। ओके, तो 1 मिनट 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 मिनट से कम समय में प्रक्रिया पूरी होती है तो वो लेबाइल, या फिर 1 मिनट से ज़्यादा समय लेता है तो वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और स्टेबल एंड अनस्टेबल बोथ द टर्म्स आर थर्मोडाइनेमिक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है ये, T1/2 इज़ ग्रेटर देन 1। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिस जिसको हम, करेक्ट ऑप्शन है बी, इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी या गुजराती में निष्क्रिय कॉम्प्लेक्सिस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन इज काइनेटिकली ब्लैंक एंड थर्मोडाइनेमिकली ब्लैंक। ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको बताया है CONH3 प्लस H2O, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्वियस मीडिया में यहाँ पर COH2 में कन्वर्ट होता है प्लस 6NH4 प्लस, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स वैसे हम काइनेटिकली देखें तो T1/2 नंबर ऑफ डेज लगते हैं, करीबन 64 डेज लगते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, यानी कि बहुत ज़्यादा समय ले रहा है कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे दिन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये प्रक्रिया ख़त्म होती है। यानी काइनेटिकली वो धीरे धीरे चल रही है। तो काइनेटिकली वो कैसी है और थर्मोडाइनेमिकली कैसी है? यस, तो उसके ऑप्शन में दे दूँ आपको, काइनेटिकली लेबाइल है और थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, या फिर इनर्ट एंड स्टेबल है, लेबाइल एंड अनस्टेबल है, कि इनर्ट एंड अनस्टेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, इनर्ट एंड अनस्टेबल। यानी कि ये जो रिएक्शन है वो प्रक्रिया पूरी करने में बहुत सारे करीबन 64 डेज लगते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती है। इसका मतलब है ये काइनेटिकली इनर्ट है। गतिकीय दृष्टि अगर हम देखें तो वो निष्क्रिय कहलाती है और प्रक्रिया
काफ़ी दिनों के बाद भी ख़त्म तो होती है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, काइनेटिकली इनर्ट एंड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन मैकेनिज्म ब्लैंक रिक्वायर्स डीप्रोटोनेटेड लिगेंड्स लाइक NH3 ऑन द कॉम्प्लेक्सिस। कौन सा ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डीप्रोटोनेटेड लिगेंड्स, NH3 जैसे, H2O जैसे डीप्रोटोनेटेड लिगेंड्स उसमें होने ही चाहिए, उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। SN1CB की, SN1 की, SN2 की या नन ऑफ दिस। तो ऐसी ज़रूरत हमें कब पड़ती है दोस्तों? ये रिएक्शन फिर से देखिए, CONH3 X2 प्लस OH माइनस, इट विल गिव CONH3 फिर NH2। देखिए ये NH3 में से H प्लस रिमूव हो गया, यानी कि डीप्रोटोनेटेड हो गया और NH2 बन गया। ठीक है, तो ये डीप्रोटोनेटेड जो H2O था वो यहाँ OH माइनस के साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे जाके X माइनस को रिलीज़ करता है, ये स्लो रिएक्शन है। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो कॉम्प्लेक्स फिर से H2O के साथ, H2O लिगेंड will be a part of this coordination sphere to give CONH3 plus 2. This is the first reaction step. Okay? तो इस तरह का जो डीप्रोटोनेशन NH3 में से होता है तो इस तरह के लिगेंड होने चाहिए। ये कौन से मैकेनिज्म में? SN1CB, SN1, SN2 और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, SN1CB मैकेनिज्म, यानी कि बेस हाइड्रोलिसिस का SN1CB मैकेनिज्म है, उसमें ऐसे डीप्रोटोनेटेड NH3 लिगेंड जैसे लिगेंड्स की ज़रूरत पड़ती ही है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एसिड हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों हम एसिड हाइड्रोलिसिस को और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया है, CONH3 प्लस H2O, इट विल गिव CONH3 H2O और L को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। ये एसिड हाइड्रोलिसिस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एसिड हाइड्रोलिसिस और एक्वेशन रिएक्शन, देखिए एसिड हाइड्रोलिसिस और एक्वेशन रिएक्शन may be defined as the reaction in which an aquo complex is formed, यानी कि H2O will be a part of complex। तो इसको हम एक्वेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे एसिड हाइड्रोलिसिस के डिफरेंट नेम है। तो इसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं, एनेशन बोलते हैं, एक्वेशन बोलते हैं कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक्वेशन लिखा है, अगर सॉल्वेशन होता तो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक्वेशन है, तो acid hydrolysis is also known as equation. So correct option is C. Then question number 5, which solvent is used in acid hydrolysis reaction? Acid hydrolysis की reaction के दौरान solvent कौन सा यूज होता है? Is it water, benzene, acid और base? तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं acid hydrolysis का सेम एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ। तो उसमें acid hydrolysis और equation reaction में भी defined as the reaction in which an aquo complex is formed due to the replacement of a ligand by water molecule। ठीक है, चलो, as reaction media is water itself। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस में सॉल्वेंट जो है वो मीडिया वाटर होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 6, in the reaction H2O molecule from aquo complex is replaced by anion is called, in the reaction, जिस रिएक्शन में H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्वो कॉम्प्लेक्स जो है उसमें से H2O मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय एनायन, अगर कोई एनायन कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है और कॉम्प्लेक्स में से, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से H2O का मॉलिक्यूल जो है उसको रिप्लेस करता है और वहाँ पर एनायन है वो वहाँ पर स्थापित होता है,
तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्वेशन बोलते हैं। एक्वेशन में तो क्या होता है? एक्वेशन एसिड हाइड्रोलिसिस सॉल्वेशन दीज आर द सेम ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, और उसमें तो H2 विल बी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बट ये जो एनेशन रिएक्शन है उसमें H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्वो लिगेंड और H2 मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एक्वो कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन बाय एनायन। एनायन के द्वारा अगर H2O कॉम्प्लेक्स में, एक्वो कॉम्प्लेक्स में से रिप्लेस्ड होता है तो उसको हम एनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच रिएक्शन इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस? एसिड हाइड्रोलिसिस का बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन या फिर एनेशन? तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए CONH35H2O, ठीक है, तो यहाँ पर X माइनस के द्वारा, ये एनायन के द्वारा H2O रिप्लेस होता है और हमें मिलता है CONH35X2 प्लस H2O, यानी कि H2O मॉलिक्यूल जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। अगर H2O अंदर दाखिल होता है तो हम उसको एक्वेशन या फिर सॉल्वोलिसिस या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो H2O रिप्लेस हुआ है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम एनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो विच रिएक्शन इज रिवर्स? एनेशन रिएक्शन इज क्वाइट reverse reaction of acid hydrolysis. So correct option is D. Then question number 8, in which reaction mechanism a ligand bridges the two metal redox centers during the electron transfer reaction? दोस्तों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस का जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो होता है उसमें से एक कॉम्प्लेक्स में से दूसरे कॉम्प्लेक्स में या एक मेटल से दूसरे मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन में भी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर मेटल, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो अ लिगैंड ब्रिजेस टू मेटल रेडॉक्स सेंटर्स, दो मेटल के बीच में अगर कोई लिगैंड ब्रिज फॉर्म करता है और वो लिगैंड ब्रिज बन के फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो बीच में इंटरमीडिएट होता है ना, मध्यस्थी संकीर्ण जो बनता है, इंटरमीडिएट बनती है, उसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है जिसमें लिगैंड ब्रिज होता है। किसका ब्रिज? दो मेटल आयन के बीच का। तो ऐसे रिएक्शन जो है ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म, इट इज स्पेलिंग मिस्टेक, इनर नहीं लेकिन इनर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, पोलराइजेशन मैकेनिज्म और SN1CB मैकेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देखिए आप CONH35Cl2+, ये एक कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, CrH2O6 ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच रिएक्शन जो होता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट हमें मिलती है, तो ये प्रोडक्ट जो फाइनली है, ये प्रोडक्ट किसके जरिए मिलती है हमें? ये ब्रिज वाला देखिए बीच में मध्यवर्ती संकीर्ण जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, NH35CO, ठीक है। यहाँ से Cl ब्रिज बन गया और वो Cl अभी CO के साथ भी जुड़ा है और वो Cl ये क्रोमियम के साथ भी जुड़ा है। तो ये इंटरमीडिएट वाला ब्रिज लिगेंड वाला ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वैलेंस हमें 4 मिलती है, और वाया दिस ligand bridge intermediate process will be completed. ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है इंटरमीडिएट जिसमें लिगेंड दोनों मेटल का ब्रिज बनता है, ये इस तरफ का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 9, What is the valence of intermediate complex in the given reaction? दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपको रिएक्शन देता हूँ, CONH35Cl2 plus CrH2O6 it will give CONH35Cl Cr2। ये ब्रिज वाला कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ तक मैंने लिखा है, तो उसके बाद वो निपज देगा, प्रोडक्ट देगा, ठीक है।
तो यहाँ आधी रिएक्शन में इंटरमीडिएट तक की रिएक्शन यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कंबाइंड होकर रिएक्ट करके फिर ये इंटरमीडिएट क्रिएट करता है। तो व्हाट इज़ द वैलेंस ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट जो है उसकी पूरी कॉम्प्लेक्स, पूरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, उसकी वैलेंस कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंट देखिए आप, इज इट +1 +2 +3 और +5। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको रिएक्शन कंप्लीट करके, तो +4, ठीक है। इसकी +2 है, इसकी +2 है, लेकिन जो इंटरमीडिएट जिसमें लिगेंड दोनों मेटल के ब्रिज के रूप में यहाँ दिखाया गया है, तो इंटरमीडिएट की वैलेंस यहाँ पर +4 होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज +4D। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, इन विच रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दोस्तों ऐसा कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिस रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है one to another complex or one to another metal, so electron transfer via one to another complex by no disturbance in the coordination sphere। ऐसा कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता है, यानी कि पहले रिएक्शन के पहले दोनों कॉम्प्लेक्स के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर थे वही के वही एज इट इज़ रिएक्शन के बाद यानी कि प्रोडक्ट्स में बरकरार रहते हैं। आई मीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन्स अनअफेक्टेड इन विच रिएक्शन, इज इट इनर स्फीयर रिएक्शन, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, पोलराइजेशन या SN1CB मैकेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी हिंट देना चाहूँगा, इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रॉन जंप्स अक्रॉस फ्रॉम द रिडक्टेंट। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एक्टिवेटेड जंप लगाता है ना, फ्रॉम द रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, यानी कि एक मेटल आयन से दूसरी मेटल आयन, या फिर हम बोले कि उसको एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के रूप में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली एक्टिवेटेड जंप लगाता है। और जंप वो भी कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन्स अनअफेक्टेड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को चेंज किए बगैर। यहाँ पर देखिए Fe4-, तो यहाँ Fe का कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वो है 6, 4-। देन MOCN8 उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो ये दोनों जो है आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स एज सच FeCN6, यहाँ सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है, बदल जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल दोनों कॉम्प्लेक्स में से किसी का भी अफेक्टेड नहीं होता है। यानी कि इसका यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो यहाँ पर भी 8 है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर मे नॉट बी अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर गलती से लिखा है मैंने डी, लेकिन यहाँ पर आउटर स्फीयर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। फिर से मैं दोहराता हूँ, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ऑप्शन बी। इट इज़ बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन डी, लेकिन यू हैव टू करेक्ट दिस बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ओके, तो इस तरह से दोस्तों मैंने और 10 MCQs जो कि बहुत महत्व के होते हैं मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम चैप्टर में से, तो आशा करता हूं कि आप सभी MSc सेमेस्टर 1 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपकी आगामी जो एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको बहुत 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जल्दी सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।